Good morning, students. Today's subject is constitutional law, in which today's subtopic is what does it mean by schedules of the Indian Constitution and how many schedules are there in Indian Constitution. Okay, so till my last class, I have discussed with you the introduction of the Constitution, the objectives, aims, and purpose of the Constitution, the enforcement dates of the Constitution. Then, after, I'll give you the entire overview of the parts and articles of the Constitution. And now, the time is to give you the understanding about the schedules of the Constitution. So let us start the today's topic. Okay, so hope you all are ready. Okay, fine. So here I am trying to understand you the meaning of the schedule. What does it mean by schedule? Okay, so schedules are basically tables which contains additional details not mentioned in the articles. Indian Constitution originally had 8 schedules. 4 more schedules were added by different amendments, now making a totally of 12. तो देखिए शेड्यूल का मतलब होता क्या है, ठीक है। हमने आपको बताया कि संविधान जब निर्मित हुआ था तो उस समय कुल 22 भाग थे संविधान के अंदर, 395 कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो अनुसूची होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अनुसूची को हम अगर आपको साधारण से साधारण भाषा में समझाएंगे तो अनुसूची का मतलब होता है एक तरीके टेबल, ठीक है। हम कोई भी सारणी, कोई भी टेबल जो बनाते हैं जिसके अंदर हमने कुछ सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया हुआ है, तो अनुसूची के अंदर क्या होता है, अनुसूची एक प्रकार से एक टेबल होती है जिसके अंदर हमने अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स, है ना, वो मेंशन किए हुए हैं। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो हमने संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स हैं ना 395 उनमें डिफाइन नहीं किए हुए, तो ये वो एडिशनल सब्जेक्ट हैं जो आर्टिकल्स के अलावा है, लेकिन जो संविधान की लिमिट के अंदर है, मतलब संविधान की सीमाएं इन पर भी लागू होती हैं, ठीक है। तो जब संविधान बना था तो कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, टोटल 12, और उनके अंदर क्या कहा गया है। मैं एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ पर कि अलग अलग अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान जो हैं वो संविधान के अंतर्गत रखे गए हैं। तो लेट स्टार्ट द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। फर्स्ट शेड्यूल देखिए, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या बताया गया है कि कुल कितने राज्य होंगे, कितने संघ शासित प्रदेश होंगे और उनकी सीमाएं क्या होंगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो डेफिनेटली यू शुड रिप्लाई इट्स अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको क्विकली आना चाहिए कि शेड्यूल फर्स्ट के अंदर दे रखा है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। Okay, so second schedule, come to the second schedule contains provisions of the president, governor, speaker, deputy speaker and the deputy chairman of the council of the states, deputy speaker of the legislative assembly and the deputy chairman of the legislative council of state, the judges of the supreme court and the high court and the controller and auditor general of India। तो देखिए सेकंड शेड्यूल में क्या है भाई, सेकंड शेड्यूल जो है, द्वितीय जो अनुसूची है हमारी दूसरी अनुसूची के अंदर भारत की जितनी भी
बड़ी पोस्ट्स हैं, आप सीधे से ध्यान रखिए, प्रशासनिक दृष्टि से जितनी भी बड़ी पोस्ट हैं वो सब इसके अंतर्गत प्रशासनिक और न्यायिक, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल, राइट। वो दोनों पोस्टें यहाँ पर कवर हो जाती हैं, उनके बारे में प्रोविजंस बताए गए हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, इसके अलावा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो, राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो, राज्यों की विधानसभाओं के जो स्पीकर होते हैं, उप सभापति होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, और भी भारत का जो महालेखा परीक्षक है और महालेखा परीक्षक और ऑडिटर जनरल जो खातों का निर्धारण करता है, ऑडिटिंग करता है, वो भी, जितनी भी ये पोस्ट हैं ये सब कहाँ दी गई हैं, शेड्यूल 2 में। अब आप में से मुझे कोई बताएगा, मैंने एक नाम नहीं बोला, वो किसका नाम है? यस, द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। सेकंड शेड्यूल राष्ट्रपति की बात करता है, राज्यपाल की बात करता है, ठीक है, लेकिन वो ना ही तो प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करता है, ना ही मुख्यमंत्री के बारे में। तो इन दोनों को छोड़ करके जितनी भी बाकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पोस्ट्स हैं वो शेड्यूल 2 में जो है अलग से सब्जेक्ट बनाकर डिफाइन की गई हैं। ओके, अब आइए शेड्यूल 3 पर। शेड्यूल 3 के अंतर्गत ये बताया गया है कि फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन, ये जो अधिकारी लोग होते हैं ये किस प्रकार शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है, इनका सत्यापन कैसे होगा, इसके बारे में जो विषय वस्तु और सामग्री है वो शेड्यूल 3 में बताई गई है कि राष्ट्रपति अपनी शपथ कैसे लेता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कैसे लेते हैं, गवर्नर कैसे लेते हैं, और दूसरों को कैसे दिलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति दिलाता है ना। राज्य के मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो ये खुद शपथ भी लेते हैं और दिलाते भी हैं। तो वो सारे जो प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल 3 में दिए गए हैं, ठीक है। Okay, now come to the fourth schedule. Schedule 4 contains provision as the allocation of seats in the Council of States. राज्य परिषद के अंतर्गत जो सीटों का बंटवारा होगा वो किस प्रकार होगा ये बताती है शेड्यूल 4। देखिए, हर राज्य के अंदर विधानसभा तो आपको पता ही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ ही साथ दो तरह के प्रोविजंस हैं, देखिए, एक विधानसभा का और विधान परिषद का। तो शेड्यूल 4 के अंतर्गत आपको बताया गया है जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर विधानसभा के लिए, और जहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं उन दोनों के लिए राज्यों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा उसके प्रोविज़न है शेड्यूल 4 में। 5th शेड्यूल, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शेड्यूल है कि 5th शेड्यूल हमें ये बताती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और उनके क्षेत्रों के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल 5 के अंतर्गत किए गए हैं कि कौन सी जो जातियां हैं वो शेड्यूल ट्राइब में आएंगी और किन किन क्षेत्रों को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, ये सब बताता है अनुसूची 5। The 6th schedule contains provision as to the administration of tribal area in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. छठी जो अनुसूची है उसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं किसके बारे में? ट्राइबल एरिया, जनजाति जो एरिया है कहाँ का? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जिनके प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 6 के अंतर्गत। 7th शेड्यूल, ये देखिए बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल है वो है 7th शेड्यूल। इसके अंतर्गत हमने
एक टेबल में और 3 टेबलें बनाई हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके अंतर्गत हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत जो सब्जेक्ट हमने रखे हैं उसका मतलब है कि संघ यानी कि केंद्र सरकार उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है। राज्य सूची में जो सब्जेक्ट हैं उन पर राज्य सरकारें विधि बनाने की, कानून बनाने की शक्ति रखती है। और समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो केंद्र और राज्य दोनों को होती है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में अपनी आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि किस अनुसूची में क्या बताया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची द 8th शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। भारत में कितनी भाषाओं को, बोलियों को मान्यता दी गई है, ये सब बताया गया है 8वीं अनुसूची में। अभी तक जो है वो कुल लगभग 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है और लगभग 28 भाषाओं की मान्यता के बारे में चर्चा चल रही है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है जो ये संख्या है वो बढ़ जाए। तो 8वीं अनुसूची जो है उसकी में भाषाओं के बारे में बताया गया है कि कुल कितनी भाषाएं जो हैं वो होंगी। 9वीं जो अनुसूची है, जो 9th शेड्यूल है, कंटेन्स द प्रोविज़न टू वैलिडेट ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 9वीं अनुसूची ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसूची है। इसके अंतर्गत कुछ निश्चित अधिनियमों और अधिनियमों को रेगुलेट करने की शक्ति दी गई है। मतलब अगर इस अनुसूची का समर्थन किसी अधिनियम को मिल जाता है ना, तो ये माना जाता है कि अब वो बात पक्की हो गई है भाई, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो 9th शेड्यूल में चला गया। पर ऐसा नहीं है, हम लॉ के स्टूडेंट हैं। 9th शेड्यूल में किसी चीज़ को रख कर लॉक कर देने का मतलब ये नहीं होता कि उसका लॉक कभी ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, लॉक किया है तो इट मीन्स चाबी तो है। ओके, तो हम आगे बहुत डिटेल में इन्हें सबको पढ़ने वाले हैं। पर अब हम चलते हैं 10th शेड्यूल को। 10th शेड्यूल क्या बोलता है? 10th शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। क्या होता है डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। आपने देखा है कि राजनेता जो हैं आज एक पार्टी में हैं, कल को दूसरी पार्टी में, फिर तीसरी पार्टी में, वो आए दिन पार्टी चेंज कर लेते हैं सिर्फ अपना हित साधने के लिए। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई राजनेता या राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थों के लिए दल बदल करती है तो उसके अगेंस्ट किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, ये बताया गया है अनुसूची 10 में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कम टू द 11th शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविज़न contain the power, authority and responsibility of पंचायत। अनुसूची 11 जो है वो पंचायत के बारे में बताती है कि पंचायत के पास क्या पावर होंगी, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या होंगी, वो अपने कार्य कैसे करेगी, सब के बारे में जो अनुसूची 11 में बताया गया है। साथ ही अनुसूची 12 जो है उसमें म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका के कार्य, उसकी शक्तियों और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। तो ये था टोटल 12 अनुसूचियाँ जिनके बारे में एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि अनुसूची का मतलब क्या होता है, उन अनुसूची में कौन से विषय रखे गए हैं, कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, कुल संविधान लागू होने के समय कितनी थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो इनमें क्या क्या विषय रखे गए हैं। तो ये सब मैंने आपको आज बताया। होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।